हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 1 मई। 1 मई यानी मजदूर दिवस। ठीक है। और आज के कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने लिए हैं। जैसे पहला है प्ले एंड प्लग मॉडल, दूसरा है राइट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तीसरा है कावासाकी डिजीज एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, चौथा है ह्यूमन चैलेंजेस ट्रायल। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सिंस आज मजदूर दिवस है तो एक कोट मैं बताना चाहूँगा आपको कार्ल मार्क्स की, जिसको आपको याद रखना चाहिए और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने कही थी। कार्ल मार्क्स जो है वो मजदूरों के हितों को लेकर के काफ़ी जागरूक थे। ठीक है। तो उन्होंने एक बार मजदूरों का आह्वान करते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब उद्योगों में बढ़ावा हुआ तो मजदूर उसमें लगाए गए। जब मजदूर लगाए गए तो उन्होंने देखा कि यार हम तो उतनी ही सैलरी पाते हैं, हमें आज भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे पहले किया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जब मशीनें आ गई हैं तो ये जो कंपनियां हैं, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमारा इस्तेमाल करके अगर ये मुनाफा कमा रहे हैं तो उसमें शेयर हमारा भी होना चाहिए, हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर के कार्ल मार्क्स ने मजदूरों का आह्वान किया। उन्होंने बोला कि दुनिया भर के जितने भी मजदूर हैं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया भर के जितने भी मजदूर हैं वो सभी संगठित हो जाएं और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। ये लाइन कार्ल मार्क्स ने कही थी। आप इसको जाकर के एक बार इंटरनेट पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी ही लाइन है वो। ठीक है, मतलब उसका क्रक्स यही है उस लाइन का। और कार्ल मार्क्स के जो विचार थे मजदूरों को लेकर के, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, उसको एक बार समझ लीजिएगा कि वो कहना क्या चाहते थे, उनके विचार क्या थे। कई बार पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को प्रमाणित कीजिए और इस समय, वर्तमान समय में वो विचारधारा कितनी प्रासंगिक है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मजदूर दिवस हर साल आता है, तो जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए, बट हाँ एक तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि देश में और दुनिया में जगह जगह पे जो है तरह तरह की पॉलिसीज आ रही हैं आज के समय में मजदूरों के लिए। और खास करके अभी जबकि कोरोना वायरस फैला हुआ है तो इस समय उनकी जो वनरेबिलिटी थी, उनकी जो परेशानियां थी, वो ज़्यादा सामने आ गई हैं। हमारे यहाँ कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जो कि अगर उन्हें 1-2 दिन भी काम ना मिले तो तीसरे दिन से उनके जिंदा रहने की मुसीबत हो जाती है, एक समय का खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि इस साल थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है मजदूरों के राइट्स को लेकर के। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा आप। इसको कार्ल मार्क्स ने कहा था, जो मैंने अभी बताया, यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा है। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा कि उन्होंने बोला था। और मजदूरों को लेकर के या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो कार्ल मार्क्स की थी वो एक्चुअली में क्या थी। उसके अलावा एक और हुए हैं जिनका नाम है लेनिन। तो लेनिन और का जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है, कभी कभी इन दोनों को कंपेयर करने के लिए भी आता है, तुलना करने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा आप एक बार जा करके यूट्यूब पे या कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको कम्युनिज्म और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, इनके बीच में डिफरेंस कहीं पढ़ने को मिले या कहीं गूगल पे देखने को मिले, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म को लेकर के, उसको पढ़ करके उनके बीच के कंपैरिजन करके देखिएगा कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में से किसकी आइडियोलॉजी है जो आज के समय में फिट बैठती है या फिर उस पर चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता है। ठीक है, ये चीज कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्लग एंड प्ले मॉडल, सॉरी प्ले एंड प्लग मॉडल। प्ले एंड प्लग मॉडल क्या है? ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक मॉडल है। इंडियन इकोनॉमी ने इसको अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट क्या किया, इस थ्योरी को लेकर के आए थे हमारे जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, जिनका निधन हो गया पहले, कुछ समय पहले, जिनका नाम था अरुण जेटली साहब। तो अरुण जेटली जी ने 2015 में जब बजट पेश किया, 2015 का जब बजट पेश किया, तब ये सबसे पहली बार प्ले एंड प्लग मॉडल, इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने, इकोनॉमिक पॉलिसी एक बनाना था उन्हें, भारत सरकार को, कि किस तरीके से जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनते हैं, सड़कें बनती हैं, डैम बनते हैं, पुल बनते हैं, ठीक है, तो इन सब कामों में जो पैसा खर्च होता है उसमें सरकार या तो अपनी तरफ से काम कराए, या फिर एक तरीका और अपना लिया है सरकार ने, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यानी सरकार भी एक तरफ होगी और प्राइवेट पार्टीज, जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, वो भी सामने आएंगे, ठेका लेकर के वो काम करा देंगे। जैसे हाईवे बनाने का काम, या जो हमारा स्टेट हाईवेज हैं उनको बनाने का काम, या नेशनल हाईवेज बनाने का काम, या डैम बनाने का काम, तो ये सारे काम उनसे कराए जा सकते हैं, प्राइवेट हाथों में देकर कराए जा सकते हैं। तो प्राइवेट हाथों में जब ये काम दिया जाता है तो उससे पहले क्या होता है, सरकार ठेका निकालती है, एक टेंडर निकालती है
कि भैया ये है, ये काम सरकार को कराना है, अब इसकी नीलामी करेगी सरकार, इस टेंडर की अब नीलामी होगी। यानी जैसे पुल बनाने का टेंडर दे रही है सरकार, तो सरकार बोलेगी कि हम नीलामी करने वाले हैं, जो हमें सही दाम में और उचित दाम लगेगा। जब बोली लगेगी तो बोली लगने के बाद जो भी हमें सही दाम में, उचित दाम में ये हमें बना करके देने को तैयार होगा, हम उसको ये प्रोजेक्ट दे देंगे और वो प्राइवेट कंपनी ये काम कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत सी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी। तो होता क्या है कि नीलामी शुरू होती है इन चीज़ों की, लेकिन नीलामी से पहले एक स्टेप उन्होंने और ऐड कर दिया, भारत सरकार ने एक स्टेज और ऐड कर दी। उसको उसको कहा जाता है प्ले एंड प्लग। वो स्टेज क्या है? वो स्टेज ये कहती है कि इससे पहले कि नीलामी शुरू हो, जैसे मेरे सामने 4-5 लोग बैठे हैं नीलामी के लिए, मैं उनको कोई प्रोजेक्ट देने वाला हूँ और वो बोली लगाएंगे, तो उससे पहले मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो नीलामी में आए, उससे पहले मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, या सड़क बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए आपको किस तरह की चीज़ों की और किस तरह की कैपेबिलिटी की ज़रूरत होगी। क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी हैं? क्या आपके पास वो चीज़ें हैं? क्या आप में उतना खर्च करने की क्षमता है कि आप वो मशीनरी खरीद पाएंगे, या सरकार को देनी पड़ेगी, सरकार इससे ज़्यादा नहीं करेगी, आपको इतना लाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत से क्लियरेंसेस लेने होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना होता है कि हाँ, हम जो काम कराने जा रहे हैं, आप जो काम कराएंगे उससे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो प्रोजेक्ट हम आपको देंगे उसके बनाते समय, उसके बनते समय क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो इससे पहले कि आप नीलामी में आए, इससे पहले ये सारी चीज़ें करके रख लीजिए। आप तैयार होके आइए, हम आपके सामने एक प्लान रख देंगे कि हम अगर पुल बना रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप देख लीजिए, आपको क्लियरेंसेस चाहिए होंगे, आप देख लीजिए आपके पास है या नहीं, और उसके बाद आप क्या करिए, आप आइए और नीलामी में बैठिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, ये जो पुल बनाने का या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने का जो काम है, वो थोड़ा तेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्ले एंड प्लग मॉडल आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स में कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि आपको किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ऐसे क्या रेडिकल चेंजेस करने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो आप इसका मेंशन जरूर करना, क्योंकि इसका मेंशन करने का मतलब है कि आप ये समझ गए हो कि प्ले एंड प्लग मॉडल किस तरीके से किसी भी काम को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है उसको फास्टर रेट पे कैसे इनेबल कर सकता है, उसको जल्दी से जल्दी शुरू कराने में कैसे हेल्प कर सकता है। क्योंकि पहले यही होता था, आपको प्रोजेक्ट मिल गया, नीलामी हो गई, आपके पास क्या है कि ये मशीनरी नहीं है, खरीदनी पड़ेगी जी, इतने समय में आएगी। उसके बाद क्या है कि आपको तो अभी जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस ही नहीं आया, ठीक है। आपको जो है बाकी क्लियरेंसेस नहीं मिले कि आप जब बिजनेस लगाओगे तो कहीं कोई गरीब आदमी को विस्थापित तो नहीं करोगे, अगर विस्थापित करोगे तो उनके लिए क्या करोगे। ये सारे लंबे से प्रोसेस होते थे। अब हो क्या गया, प्ले एंड प्लग में क्या किया गया कि ऑक्शन होगा, ऑक्शन से पहले आपको सरकार प्लान दे देगी, और उस प्लान का हवाला देकर के आप सारी क्लियरेंसेज और ये सारी चीज़ें आप ले आइए, और उसके बाद क्या कीजिए, नीलामी में बैठिए, और प्रोजेक्ट अगर आप जीत लेते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो फिर ठीक है, आप काम शुरू कर दीजिए। आप काम जल्दी कर पाएंगे क्योंकि आप रेडी हैं काम करने के लिए, आपको कोई क्लियरेंस नहीं लेना। तो प्ले एंड प्लग मॉडल कब आया था? 2015 में भारत सरकार ने 2015 के बजट में इसका मेंशन किया था, ये भी याद रखिएगा। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इस मॉडल पे चलने के लिए जोर दिया है कि अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो सारे प्रोजेक्ट प्ले एंड प्लग पे नहीं चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने ये कहा है कि ये सारे के सारे भारत सरकार, मोदी जी का मतलब भारत सरकार ने ये कहा है कि प्ले एंड प्लग मॉडल पे आप आ जाइए और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम शुरू कीजिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, राइट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें माइनॉरिटी ग्रुप्स कहा जाता है। ऐसे कुछ ऐसे खास रेसेस हो गई, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, या कुछ और भी कास्ट के लोग हो गए, या खास रेस के लोग हो गए, खास एथनिसिटी के लोग हो गए, जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। तो इन माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल राइट्स हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने के मामले में, कुछ विशेष अधिकार इन्हें मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो विशेष अधिकार पहले आपको जान लेने चाहिए कि क्या क्या है। एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि कौन कौन से संविधान में वो आर्टिकल हैं जो उन्हें विशेष राइट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 30 का पॉइंट 1 और उसका भी सब सेक्शन ए। कौन सा? 30.1 और उसका सब सेक्शन ए। वो ये कहता है कि अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने अपना कोई शिक्षण संस्था खोली है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला है, और किसी वजह से भारत सरकार या कोई भी भारत सरकार की
जो ब्रांच है अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिस्प्लेस करती है, यानी वो कहती है कि हमें इस जगह को साफ करना है, आप यहाँ से जाइए अपना स्कूल हटा के, तो वो सीधे सीधे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उससे पहले कि सरकार उस जगह को ले, उसे एक्वायर करे, उससे पहले सरकार को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी उनको उतने पैसे देने होंगे, उनको उतनी जगह देनी होगी, या तो जहाँ पर वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दूसरी जगह अब खोल सकें, लेकिन उनके इंस्टीट्यूट को हटाया नहीं जाएगा। ये भारत सरकार की जो भारत का संविधान है उसके अंदर 31A में लिखा हुआ है। 31A में क्या लिखा हुआ है? 30.1.A में क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट कंपनसेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर किया जाता है किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, तो पैसे उनको दिए जाएंगे या उतनी जमीन दे दी जाएगी ताकि वो दोबारा अपना काम, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां से शुरू कर सकें। कई बार होता है सरकार को हाईवे बनाने हैं या कुछ भी करना है, कोई डेवलपमेंट का काम करना है, तो कुछ जगहों को वो एक्वायर करती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो कंपनसेशन आप करोगे। उसके अलावा जो दूसरा है वो याद रखने लायक है 15.5, आर्टिकल नंबर 15 का सब सेक्शन 5। ठीक है, 15 में सेक्शन 5, इसमें ये कहा गया है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई खोलता है, जैसे मैं एक माइनॉरिटी हूं और मैंने कोई शिक्षण संस्था खोली है, तो मुझे इसमें रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं जिस कम्युनिटी का हूं, जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं, तो केवल इस स्कूल में मुझे पूरा अधिकार होगा कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिशन दूं जो मेरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। बाकी मेरी मर्जी है कि मैं दूसरों को दूं या ना दूं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा सबको, लेकिन मुझे रिजर्वेशन के रूल्स फॉलो नहीं करने हैं कि इतने परसेंट आपको बैकवर्ड रखने हैं, इतने परसेंट आपको वो रखने हैं, SC ST रखने, ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना होगा। तो ये 15.5 में है। उसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो कंपलसरी एजुकेशन होती है वो इन स्कूलों में, ये जो माइनॉरिटी शिक्षण संस्थाएं होती हैं इनमें लागू नहीं होती। नॉर्मली होता ही है, राइट टू एजुकेशन एक चीज़ होती है, आप उसको पढ़ लेना राइट टू एजुकेशन के भी। तो राइट टू एजुकेशन में ये होता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिलानी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपको 6 से 14 साल तक के बच्चों को एडमिशन ऐसे स्कूल में देना ही देना पड़ेगा। और साथ में क्या करना होगा, 25% जितने भी बच्चे आएंगे उनमें से 25% ऐसे होने चाहिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हैं, यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS, जिस पे एक मूवी भी आई थी हिंदी मीडियम करके इरफान खान साहब की। तो उस मूवी में वही दिखाया गया था कि हाँ वो एक अमीर तो थे लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में वो अप्लाई करना चाहते थे कि हाँ उनके बच्चे को उसमें एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है 6 to 14 ईयर्स वाली और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो क्लॉज है कि 25% आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रखोगे, वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो माइनॉरिटी ने खोले हैं उन पे लागू नहीं होता। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया है क्योंकि एक एग्जाम होता है भारत में जिसका नाम है नीट, NEET। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपके जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हों या मेडिकल फील्ड में जो जाना चाहते हैं आगे, उनसे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन्स होते हैं उसके लिए एक कॉमन एग्जाम भारत ने कर दिया, NEET। तो 2012 में इस NEET के अगेंस्ट एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, एक पिटिशन फाइल कर दी। उन्होंने ये कहा कि ये जो है हमारे राइट टू एजुकेशनल, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो राइट्स हैं हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के, उसको वायलेट करता है। तो ये केस बहुत पहले चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके किसी राइट को ये वायलेट नहीं करता है। बेसिकली ये लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने ही एग्जाम कराना चाहते हो। जैसे हर कॉलेज का अपना एग्जाम, हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है। तो नीट क्या है, किसी यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम नहीं होगा, पूरे भारत का एग्जाम होगा। उसी के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस चक्कर में ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे कि हम खुद के टेस्ट लिया करेंगे, खुद के एग्जाम लिया करेंगे, उससे जो है वो थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ हम अपनी तरफ से एग्जाम नहीं ले पाएंगे और शायद हमें इससे अपने जो कम्युनिटी है उसके लोगों को एडमिशन देने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपके इस राइट को कोई वायलेट नहीं करता। आपके कॉलेज में जैसे आपका मैनेज होता है, आपका स्कूल जैसे भी मैनेज होता है, जिस तरह से एडमिशन आप स्टूडेंट को लेते हो, इस एग्जाम के बाद उसी तरीके से लेना, कहीं कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप इसको याद रखना, राइट टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के ये 2 आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट की अभी की रूलिंग। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो अभी की रूलिंग है, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या ये जो नीट है, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी हैं, क्या उनके राइट्स को छीनता है,
या उनके राइट्स को किसी प्रकार से कम करता है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगला है कावासाकी डिजीज एंड टीएसएस। कावासाकी डिजीज और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसे याद रखिएगा, कावासाकी डिजीज और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अभी हुआ क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं 5 साल से कम उम्र के, ये बीमारी जो रहती है ना कावासाकी डिजीज, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। तो अभी ऐसा देखा गया है कि 5 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनके साथ हो क्या रहा है कि उनको जो है लंग्स में या फिर मल्टीपल ऑर्गन्स इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है, यानी हार्ट में भी और लिवर में भी, किडनी में भी, और बाकी बॉडी ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है। जिससे क्या होता है, कई बार उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी खून ले जाने वाली नलियां हैं, जो नसें हैं, उनमें क्या वेसल्स में क्या हो गया है, लीकेज होने लगता है, फट जाती हैं जगह जगह से। तो होता क्या है कि अगर किसी पाइप में जैसे लीकेज हो जाए, अगर किसी पाइप में कोई लीकेज नहीं है तो जो पानी जा रहा है उसका फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन इस पाइप में अगर आप कहीं छेद कर दो तो क्या हो जाएगा, उसमें जो पानी जा रहा है पाइप में, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है कि इन छोटे छोटे बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में या 5 साल तक के बच्चों में ये चीज़ देखी जा रही है, कावासाकी डिजीज उनको हो रही है। और उसमें क्या हो रहा है कि इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जगह जगह से फट जा रही हैं, जिससे ब्लड प्रेशर उनका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डेंजरसली लो हो जाता है, और शरीर के अलग अलग हिस्सों पे असर पड़ने लगता है, जिससे उनकी बॉडी जो है फैटल स्टेज में आ जाती है, उनकी मौत तक हो सकती है। तो ये कावासाकी डिजीज है, जिसको क्या कहते हैं, मल्टीपल मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है ये, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये उनके साथ देखा जा रहा है। अभी ये ज़्यादा केसेस इसके बढ़ गए हैं, ये न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि इसके केसेस बढ़ गए हैं, और डॉक्टरों को ये डाउट हो रहा है कि कहीं ये कोरोना वायरस के बाद जो हमारी बॉडी वापस रिकवर कर चुकी है, रिकवर करने के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो इलाज किया गया है, या फिर जो कोरोना वायरस का होने का जो आफ्टर इम्पैक्ट है उसकी वजह से तो कहीं नहीं पूरी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं। लेकिन अभी इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई कोविड-19 या कोरोना वायरस से वो पीड़ित हुए ही नहीं थे, उनके अंदर भी ये देखा गया है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये कावासाकी डिजीज में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या है अभी, लेकिन है बहुत खतरनाक छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों में होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कावासाकी डिजीज नॉर्मली किन्हें ज़्यादा परेशान करता है, बड़ों को या बच्चों को या बहुत छोटे बच्चों को। तो ये 5 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है, ये आप याद रखिएगा, कावासाकी डिजीज। दूसरी के, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है, कावासाकी डिजीज की एक और चीज़ मैं बता दूं कि कावासाकी डिजीज की वजह से जब हमारे ब्लड में पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो क्या करता है कि हमारे हार्ट में जो आर्टरीज आती हैं, हार्ट की तरफ जो आर्टरीज आ रही हैं, 3 आर्टरीज आती हैं, इनमें भी घाव कर देता है, इनमें भी जो है घाव हो जाते हैं। घाव हो जाने की वजह से ये ब्लॉकेज हो सकती है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा असर कावासाकी डिजीज किस पे कर सकती है, असर किस अंग पे करती है, हार्ट पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा असर हार्ट पे करती है। उसके अलावा ये 5 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, बड़ों में भी होती है लेकिन 5 साल तक के बच्चों में इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। और अभी कोरोना वायरस के बाद इसके केसों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंफर्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे या कुछ एडल्ट ऐसे भी थे जिनमें ये देखी गई लेकिन उन्हें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन नहीं हुआ था कोई, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों में रिपोर्ट आएगी इसकी, लेकिन इसका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में साइंस एंड टेक के सेक्शन में ही आ सकता है। दूसरा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये पोस्ट इन्फ्लेमेशन है, हमारी जब बॉडी रिकवर कर जाती है। लेकिन ये क्या है, ये वो बीमारी है, ये वो सिंड्रोम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कि आपकी बॉडी में कोई वायरस घुस गया और इस वायरस ने कुछ जो है जहरीली चीज़ें छोड़नी शुरू की, जहरीले एंजाइम छोड़ने शुरू किए, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। आपकी बॉडी के अगर वो बहुत ज़्यादा जहरीले एंजाइम है, अगर आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे आपकी किडनी में, आपके लिवर में पहुंच गए तो आपकी मौत भी हो सकती है, अगर उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया इन्होंने तो ये जो है 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और कावासाकी डिजीज। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो खुद जहरीले एंजाइम्स छोड़ता है, टॉक्सिक एंजाइम्स छोड़ता है। और कावासाकी में क्या है कि वो आफ्टर दी किसी बीमारी के बाद, आफ्टर दी आफ्टर एनी काइंड ऑफ डिजीज, आप जब रिकवर कर रहे हो तो उस समय ये इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डेंजरसली लो हो जाता है। अब देखते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। ये जो है प्री से रिलेटेड तो नहीं, किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन एक ऐसा जहाँ रिटन एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एथिकल
प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है मेडिकल फील्ड में। क्यों है? हुआ ये है कि WHO ने ये बोला है कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल आप जो कोरोना वायरस के लिए करना चाह रहे हैं आप उसको रोक दीजिए, आप मत करिए। ठीक है, उनका ये सजेशन है कि मत करिए, क्योंकि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल इसलिए किया जाता है, जैसे कि अगर मलेरिया हुआ या कोई बीमारी होती थी पहले जब आई थी तो उसकी वैक्सीन आए हैं, उसकी दवाइयाँ आई हैं, तो पहले उन दवाइयों को जानवरों पे टेस्ट करना, फिर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, फिर एक बंदे पे टेस्ट करना, फिर बंदों का एक कलेक्शन ग्रुप होता है, उस ग्रुप पे टेस्ट करना, फिर उसके बाद जब वो सक्सेसफुल होता है टेस्ट, तब जा करके इसको मार्केट में उतारना, पूरे देश में पूरी दुनिया में इसको देना। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में खोज चल रही है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज चल रही है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन का जो है टेस्ट भी करना होगा। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के टेस्ट करने के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल ये प्रोसेस में लाया जा रहा है, वही चीज़। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि जो पुरानी बीमारियां थी, जो हमारी मलेरिया थी या कोई और बीमारी थी, उसमें हमें एक ये चीज़ पता थी कि हम किस तरीके से कंटेन कर सकते हैं बंदे को अगर उसको इन्फेक्ट कर दिया तो। ठीक है, क्योंकि ट्रायल ऐसे नहीं होता। अगर किसी का ट्रायल करना है तो किसी को कोरोना वायरस वैक्सीन की ट्रायल करनी है तो पहले उसके अंदर वो वायरस डाला जाएगा। अब कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस है, अगर उसके अंदर डाल दिया गया और आपकी वैक्सीन फेल कर गई और उसकी इम्यूनिटी कहीं पे धोखा दे गई तो उसकी तो डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से WHO ने बोला है कि थोड़ा आप और सोच लीजिए कि क्या ऐसी बीमारी के लिए आपको वाकई में ह्यूमन ट्रायल करने की इतनी जल्दी दिखानी चाहिए या आपको थोड़ा और समय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एथिकल प्रैक्टिस इससे रिलेटेड क्या कोई और कोड डेवलप करना चाहिए, कोई और तरीका डेवलप करना चाहिए, क्या ये सही है कि इतनी खतरनाक बीमारी के लिए भी ह्यूमन ट्रायल किया जाए, अगर नहीं तो फिर कैसे किया जाए, क्या तरीके हो सकते हैं, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आज के 4-5 टॉपिक जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, और कल मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। आपको जरूर इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट लिख के साफ साफ बताइए कि नहीं बेकार है, अच्छा है, या जो भी है आप लिख के बताइए। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।